नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग सभी सहारा इंडिया निवेशकों एवं सम्मानित कार्यकर्ताओं व जमाकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर। मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। दोस्तों, सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के लोकसभा में एक बार फिर से मुद्दा उठा है, यानी कि भुगतान को लेकर के मांग उठाई गई है। जो हम लोगों का पैसा कई वर्षों से सहारा इंडिया कंपनी में फंसा हुआ है, 1 वर्ष हुआ जा रहा है, धीरे धीरे पोर्टल आए हुए। पोर्टल 18 जुलाई 2023 से इस पर आवेदन होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी तक भी हम लोगों का भुगतान नहीं मिला है। इसके कुछ दिनों के बाद में लोकसभा चुनाव आ गया, चुनाव भी समाप्त हो गया। जिसकी सरकार बननी थी उसकी सरकार बन गई, हर एक कार्य ठीक ठाक से चल रहा है, लेकिन सहारा इंडिया में फंसे हुए भुगतान को लेकर कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। चाहे कोई नेतागण हो या कोई हो, उसको लेकर कोई भी मुद्दा नहीं उठा रहा है। तो एक बार फिर से लोकसभा में जो है सहारा भुगतान को लेकर के एक मुद्दा उठाया गया, एक अहम बात उठाई गई, मांग की गई कि जितने भी गरीब सहारा पीड़ित हैं उनका पैसा सहारा इंडिया कंपनी की अलग अलग सोसाइटियों में इतने दिन से फंसा हुआ है, ये पैसा कब मिलेगा, ये पैसा कब मिलेगा, इसके जिम्मेदार कौन होगा, इसको लेकर के आवाज़ उठाई गई। उसकी वीडियो क्लिप अभी हम आप सभी को लाइव दिखाएंगे। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का वीडियो रहने वाला है। यदि आप लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी की किसी भी सोसाइटी में, चाहे सहारायन में हो या मल्टीपर्पज़ में हो या किसी में भी हो, तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का वीडियो रहने वाला है। दोस्तों, तो चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए सीधा वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं, और जो है आपको ये जो सहारा इंडिया में हमारे यहाँ तो सर जी आपको बस खत्म कर रहे हैं सर। सहारा इंडिया में गरीबों का भारी पैसा फंसा हुआ, लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए, शादी विवाह के लिए, और हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि हम पैसा दिलवाएंगे। तो सहारा इंडिया में जिन निवेशकों का पैसा फंसा है उसको सर वापस दिलवाया जाए। गरीब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपका आभार कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपने पार्टी महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य और भोजपुर की महान जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने चुन करके मुझे यहाँ लोकतंत्र के इस सबसे ऊंचे मंदिर में भेजा। महोदय, मैं धनबाद प्रस्ताव के खिलाफ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सब लोग जान रहे हैं कि इस देश में खेती घाटे में जा रही है। बढ़ते महंगाई के कारण, लागत सामग्रियों के कारण खेती में किसानों को घाटा हो रहा है, और जिन भूधारी किसानों के पास या भूस्वामियों के पास रोजगार का दूसरा विकल्प है, वो खेती नहीं करना चाहते, वो अपनी खेती बटाई पर लगा रहे हैं, मनी पर दे रहे हैं, पट्टे पर दे रहे हैं। तो घाटे की खेती का भार देश के बटाईदार किसानों ने अपने कंधों पर उठा रखा है, लेकिन उन्हें किसान नहीं समझा जा रहा है। जो कृषि बजट है हजारों करोड़ का, उसका लाभ उनको पहचान पत्र के अभाव में नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करूंगा कि जॉब कार्ड की तर्ज पर वो बटाईदार किसानों को पहचान पत्र दें, ताकि उन्हें भी कृषि की हर सुविधा मिले और देश की खेती में उनका उत्साह बढ़े। दूसरी बात कि हम लोग देख रहे हैं कि नोटबंदी के समय से, नोटबंदी और जीएसटी और जो 3 बार लॉकडाउन लगा कोरोना काल में, और अभी जो एक ऑनलाइन व्यापार आ गया है, इससे देश के जो खुदरा व्यापारी हैं, चाहे वो फुटपाथी दुकानदार हों, छोटे मझोले व्यवसायी हों, सबका व्यापार पटरी से उतर गया है। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि देश के खुदरा व्यापारियों की
सामग्रिक विकास के लिए देश में व्यावसायिक आयोग का गठन किया जाए। तीसरी बात महोदय कि अभी त्वरित न्याय और अपराध नियंत्रण के नाम पर जो 3 फौजदारी कानून बनाए गए हैं, मैं समझता हूं कि देश के संविधान में जो भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार दिया गया है, ये उसका सीधा सीधी उल्लंघन है। ये उल्लंघन ही नहीं है, बल्कि देश को कहा जाए कि पुलिस राज में तब्दील करने का एक तरह से षड्यंत्र है और पुलिस को अस्थायी तौर पर कहा जाए कि संस्थागत रूप से आपातकाल लगाने की कहा जाए कि छूट दी गई है। अब कोई धरना प्रदर्शन करेगा, भूख हड़ताल करेगा तो उसको भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है और अपराधियों की तरह उनको भी सजा मिलेगी। मैं समझता हूं अब जो है कि ये माने थानेदारों के विवेक पर इस बात को छोड़ दिया गया कि वो एफआईआर करेंगे कि नहीं करेंगे। थानों में जो डिटेंशन की अवधि थी 15 दिन, उसको बढ़ाकर 60 दिन से 90 दिन कर दिया गया। तो मैं समझता हूं कि इसे तो आप आरोपी से कुछ भी उगलवा सकते हैं प्रताड़ित करके। इसलिए इस कानून को फिर से सदन के पटल पर रखा जाए, इस पर पुनर्विचार हो। और सहारा बंधु, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, इसमें आरा के जो सांसद हैं उन्होंने भुगतान को लेकर के मुद्दा उठाया है लोकसभा में। इसके लिए मैं इनको अपने चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि कम से कम कोई ऐसा सांसद तो हो। इसी प्रकार से अगर हर एक लोकसभा के सांसद अगर ये मुद्दा डेली के डेली उठाने लगे जब भी बैठक हो लोकसभा में, तो शायद हम लोगों के भुगतान के ऊपर जल्द समीक्षा की जाए। इसलिए मैं तहे दिल से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, ऐसे ही सांसद लोग हम लोगों के भुगतान को आगे बढ़ा सकते हैं और जो है दिलवाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार जो है हम लोगों का भुगतान जरूर मिलेगा, क्योंकि इस बार सरकार किसी की पूर्ण बहुमत नहीं बनी हुई है। मेल जोल की सरकार है, गठबंधन की कह सकते हैं सरकार है, क्योंकि इस बार जितने भी निवेशकों का पैसा फंसा हुआ था 12 से 13 करोड़ सहारा इंडिया कंपनी में, और वही 42 से 43 करोड़ टोटल पूरे भारत देश के इन्वेस्टर हैं जो कि अदर चिट फंड कंपनियों में हैं। तो सभी लोगों ने अपने मत का सही से उपयोग किया है, क्योंकि जो इन लोगों की नहीं सुना है निवेशकों की, तो वो भी किसी कैंडिडेट्स की सुनने वाले नहीं। तो इस बार उन्होंने अपने मत का सही उपयोग किया है, इसीलिए इस बार किसी की भी पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बन पाई। तो दोस्तों, ऐसे ही सांसद लोग अगर आवाज़ उठाते रहे तो बहुत ही जल्द हम लोगों के भुगतान के ऊपर समीक्षा की जाएगी और भुगतान को लेकर के नए से नई कोई योजना तैयार की जाएगी, तभी हम लोगों का भुगतान संभव हो पाएगा। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिखाएं। बाकी और कोई आज की खास अपडेट नहीं थी। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।